ये फॉस्फोरस की जो है ना ये देख लो कि ये एक इरिटेंट होता है, नॉन मेटालिक इरिटेंट है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, क्योंकि हमें पता है CHO के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो उसके अलावा जितने भी होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इरिटेंट है। इसमें दो फॉर्म्स होती है, एक वाइट होता है जो कि एयर पे सारे एक्सपोज होने के बाद येलो कलर में आ जाता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस भी होता है दूसरा। अब ये बनते किस तरह के हैं, अब ये बता रहा हूँ कि वाइट से याद रखो कि ये वैक्सी वाइट ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट सिलेंडर शेप्ड का ना एक पीस होता है, यानी कि आप इसको एक वर्क के की तो फॉर्म में इमेजिन कर लो। इसके बाद ऑन एक्सपोजर टू एयर वही येलो हो जाता है, और इसके फ्यूम्स जैसे ये एयर के साथ एक्सपोज होता है इसके फ्यूम्स भी बन जाते हैं वाइट फ्यूम्स। जैसे याद करो कि येलो में हमने एक और भी चीज़ याद की थी जिसके फ्यूम्स होते थे, जी हाँ, वो नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड के भी फ्यूम्स होते हैं और वो येलो सारा कुछ कर देता था हमारी बॉडी में। खैर ये मैंने याद करने का तरीका बताया कि ये वाइट फ्यूम्स बना देगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड में, ठीक है। अब इसके जो फ्यूम्स होते हैं उनकी गार्लिक ऑर्डर होता है और वो चमकते हैं डार्क के, ये डार्क में हम इनको देखें तो वो फ्यूम्स जो है हम चमकते हुए नजर आएंगे। अब गार्लिक ऑर्डर से ये इसको इस तरह से याद करो कि ये येलो और वाइट होता है ना, और जो गार्लिक होता है वो भी येलो वाइटिश सा होता है, तो इस तरह से याद कर लो। खैर एट रूम टेम्परेचर एट द टेम्परेचर 37 डिग्री यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही इग्नाइट कर जाता होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन एयर से एक्सपोज होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हम इसको वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, ताकि ये ना। और इसको हम निकालने के लिए फोर्सेप्स यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे फिंगर से यूज करेंगे तो ये इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 37 होता है। इसके अलावा इसका यूज ये होता है कि जो चूहे मार दवाइयाँ होती है ना रोडेंट्स वगैरह को मारने के लिए, उसमें यूज होता है, और फायरवर्क्स वगैरह में जो होता है ना वो यूज होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, गन पाउडर में भी। उसके अलावा हो गया रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो रेड इन कलर होता है और ये बनता व्हाइट से ही है। किस तरह से, जब हम व्हाइट वाले को जलाते हैं 240 टू 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये हमारे पास रेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद और ये चूंकि इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ऑक्सीडाइज या फिर कुछ भी करने के लिए, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, इसको वाटर में प्रिजर्व करने की हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास यूज किस तरह होता है, हमारे जो माचिस की तिली होती है ना उसको उसकी मैन्युफैक्चर में यूज करते होते हैं, ठीक है। रेड वाला जो रेड कलर से याद कर लो कि जो माचिस की तिली के ऊपर रेड कलर होता है वो यही होता है, ठीक है। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स, एक्यूट पॉइजनिंग होता है, इसमें क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है। जो एक्यूट पॉइजनिंग होता है उसमें 3 तरह के स्टेजेस आती हैं। GIT इरिटेशन की स्टेज, रिमिशन यानी कि जब इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, और रिलैप्स यानी कि दोबारा से इसके सिम्टम्स अग्रेसिव होकर आते हैं। अब इसका जो पॉइजनिंग में जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं ना वो फौरन से नहीं होते, वो 1 से लेकर 6 घंटे के बाद जाके अपीयर होते हैं, ठीक है। अब GIT इरिटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे मुंह से जो होती है गार्लिक ऑर्डर आएगी, क्योंकि ये गार्लिक ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, टेस्ट भी मुंह में गार्लिक सा आएगा। और चूंकि ये क्रॉस इरिटेंट है तो इसने जाकर हमारे पास बर्निंग ही तो करनी है ना, तो बर्निंग पेन हमारे माउथ, थ्रोट्स, एसोफेगस, स्टमक सारी GIT में करना शुरू कर देगा। इसी तरह इंटेंस थर्स्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि हम ये इंटेंस थर्स्ट हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड भी करता था, नाइट्रिक एसिड भी करता होता था। खैर अच्छा, इसका जो वॉमिटस होगा उसकी गार्लिक ऑर्डर होगी ऑब्वियसली, जैसे कि बाकी सरों में होती थी। अब जो इसका कलर बाइल के साथ, बाइल यानी कि बाइलरी इमिसिस काइंड ऑफ होगी, इसकी ग्रीन इन कलर की उल्टी होगी, बट बाद में इसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो डायरिया है ये डायरिया भी कॉज करेगा, और इसके जो स्टूल होंगे वो डार्क और ऑफेंसिव ऑर्डर वाले होंगे। याद करो कि जो हमारे पास लेड होता था उसमें भी डार्क ऑर्डर होते थे, और ये फॉस्फोरस जो है इसमें भी डार्क कलर के हमारे स्टूल्स होते हैं। खैर अब जो वॉमिटस और स्टूल दोनों जो है ना वो भी जब हम इसको डार्क में देखेंगे तो वो चमकते हुए नजर आएंगे, इसको हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर सल्फर फॉस्फोरस है इसीलिए तो ये ल्यूमिनस है। खैर अब इसका बॉडी टेम्परेचर भी बॉडी का राइज कर देगा, बाकी सारे जितने पॉइजन थे वो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ये राइज कर देता है क्योंकि ये जल जाता होता है ना। खैर इतने सारे मुसीबतों के बाद एक पेशेंट जो है वो कोलैप्स ही करेगा, उस डेलरा में चला जाएगा और उसकी कन्वर्जन में जाकर उसकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियसली इतने जुल्म कौन बर्दाश्त कर सकता है इंसान। खैर उसके बाद इसकी स्टेज ऑफ रिमिशन जो सेकंड स्टेज है ना इसकी, अब इसने बताया कि इस में जो पहला और जो दूसरा दिन है ना वो पेशेंट थोड़ा ठीक हो रहेगा, ठीक है। अगर तो वो पहले और दूसरे दिन को सर्वाइव कर गया तो तीसरे और चौथे दिन पे जाके उसको दोबारा से डायरिया अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जो वो हमें कहते हैं ना डार्क ऑर्डर स्टूल वाला और ऑफेंसिव ऑर्डर वाला। खैर इसमें पिशी और पॉटी को याद रख लो कि रिमिशन में पिशी पॉटी होती है यानी कि डायरिया आ जाता है, और जो पिशी होती है वो हमारी स्केंटी यानी ज़ाहिर डिहाइड्रेशन है, इंटेंस थर्स्ट है तो स्केंटी यूरिन रह जाएगा, लेकिन उसमें ब्लड, एल्ब्यूमिन, टायरोसिन और सिस्टीन वगैरह, सिस्टीन यूरिया टाइप चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी जो फर्स्ट स्टेज की सिम्टम्स है वो सारी की सारी सबसाइड हो जाएंगी यानी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। रिमिशन है ना क्योंकि खत्म हो रही है चीज़ें। अब है रिलैप्स यानी दोबारा से उभर के आएगी और बहुत सख्ती के साथ आएगी। ये तीसरे और चौथे दिन में होता था, ये 7वें और 8वें दिन के अंदर होता है। अब सिम्टम्स में क्या है, एग्रेसिव सिम्टम्स है।
जॉन्डिस ही कॉज कर देगा, हेपेटोसिप्लिनोमेगली कॉज कर देगा। हमारे पास जो नेचुरल ऑरिफिस है जैसे कि हमारा माउथ, हमारा नोज, हमारा एनएस वगैरह, यूरेथ्रा वगैरह से ब्लीडिंग शुरू स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रेग्नेंट औरतों में क्योंकि ये अबॉर्टिफिसेंट होता है तो ये हमारे पास अबॉर्शन भी करा देगा प्रेग्नेंट औरतों में, ठीक है, लेकिन कराएगा किस स्टेज में, रिलैप्स की स्टेज में, ठीक है। हेपेटिक कोमा, क्योंकि हेपेटोसिप्लिनोमेगली कर रहा है, जॉन्डिस करे तो ऑब्वियसली बॉडी जो हेपेटिक कोमा में चली जाएगी, रेस्टलेसनेस में चली जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, कोमा और डेथ, ठीक है। डेथ जो है वो शॉक और एग्जॉशन से हो रही है, जाहिर है। अब उसको पहले वॉमिटिंग हो रही थी, उसका इंटेंस, उसको प्यास लगी थी, उसका ओलिग्यूरिया भी हो गया, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें शॉक को प्रेजेंट करती हैं, तो शॉक भी होगा और उसके साथ एग्जॉशन, इतनी सारी चीजें उस बेचारे के साथ होगी तो उसने एग्जॉस्ट होकर मर ही जाना ना। खैर, अब यहाँ पे लिखा है 1 to 2 ग्रेन्स। अब इसको हम ग्रेन्स अगर कंसीडर करें तो 1 से 2 दाने इसके जो होते हैं वो फेटल डोज होते हैं, और इसकी मौत जो है वो अगर होनी हुई फौरन से तो फिर 4 से 10 घंटे भी बहुत है, लेकिन अगर थोड़ी सी बढ़ गई तो फिर 1 हफ्ते तक चल सकती है बात, यानी 2 से लेकर 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक इंसान बंदा जिंदा रह सकता है। खैर, अब आगे आ जाता है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट में आगे से याद रखो जितने भी इरिटेंट्स वगैरह ना उसमें हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट तो है, यानी कि KMNO4 जो है वो आ रहा है। तो खैर इसमें हमने स्टमक वॉश करना है वाटर और KMNO4 के साथ, क्योंकि KMNO4 एक केमिकल एंटीडोट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद चारकोल, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि एब्जॉर्प्शन हो तो चारकोल यूज करेंगे, डिमल्सेंट्स यूज करेंगे जो हमेशा यूज करते हैं। फैट फ्री डाइट, क्योंकि फैट जो होता है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो हम फैट फ्री डाइट लेंगे। इसके अलावा इसमें ना इसमें ये कॉलिक पेन के लिए ना, कॉलिक का मतलब क्योंकि इसका हमें पता है ना कि बाइल से एसोसिएटेड है, कोई बाइलरी डक्ट वगैरह के साथ इसका ताल्लुक होगा, तो इसीलिए ना अब ये मैंने गूगल किया था तो ये कार्डियक रिससिकेशन वगैरह करता था, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और इसका ना एक्यूट बाइलरी डिजीजेस में रोल होता था, तो इसीलिए ना हम इसको कोलिक के लिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि 1 ग्राम हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। उसके बाद है कोरामीन सीएनएस स्टिमुलेट होता है, कुछ जिस इंसान के अंदर सीएनएस का कोलैप्स हो रहा है उसको हम कोरामीन दे देंगे। उसके बाद ज़ाहिर रीनल फेलियर भी तो आ रहा है, हमारे पास ओलिग्यूरिया हो गया, तो उसके लिए हम लोग को IV डेक्सट्रोज दे देंगे ताकि हमारा रीनल बैलेंस आ जाए। उसके बाद है फियर, अगर किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया, ठीक है, रिलैप्स की स्टेट तक पहुंच गया, तो डायलिसिस हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। अब ये अकेला पॉइजन अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर अगर पॉइजन आ जाता है तो हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, यानी अपना खून ही बदलवा देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा खून ही नहीं चाहिए जिसमें फॉस्फोरस हो। उसके बाद हमारे पास नेचुरल ऑरिफिस से जो ब्लीडिंग आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पोटाशियम को यूज़ करेंगे, और इसको मैंने गूगल किया था, ये कुछ भी नहीं निकल रहा था, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। खैर, अब जाहिर है जब भी हमने इन्फ्लेमेशन, फैटी चेंजेस, नेक्रोसिस, इन चीज़ों को रोकना होता है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते थे, तो यहाँ पर फैटी डिजनरेशन को रोकने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे। अब आते हैं हमारे पास सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग्स। अब हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो रेड फॉस्फोरस है वो हम मैच स्टिक्स वगैरह की जो हमारी होती थी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते थे, तो उन्हीं इंडस्ट्रीज के वर्कर्स अगर इसके येलो फॉस्फोरस के फ्यूम्स के साथ बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोज रह जाए, जैसे कि मैच फैक्ट्रीज में होते हैं, तो उनके अंदर ये वाली पॉइजनिंग होती है, और ये इंजेक्शन से ज़्यादा इनहेलेशन से होते हैं। तो इनहेलेशन की वजह से अब हम बताते हैं कि इनके सिम्टम्स मंथ्स टू ईयर्स, क्योंकि क्रॉनिक में मंथ्स टू ईयर्स वाली बात होती है ना, तो वो मंथ्स टू ईयर्स तक जो है ना सिम्टम्स अपीयर करेंगे। अब इसमें बताने सबसे पहले होता क्या है। अब हमारा जो जॉ होता है ना, जॉ मेनली उसी को ये अटैक करते हैं, उसके फ्यूम्स, ठीक है, और यानी कि ना ये एक हमारा टूथ है, इसका टारगेट जो होता है ना वो हमारा टूथ होता है, डिकेड टूथ, जहां पर हमारे पास सपोर्टिव फ्लोरा तो पहले पड़ा हुआ है, बट वहां से क्या होता है कि उस वाले जॉ वाले एरिया को ही अटैक करेगा, और उसमें से हमारे दांत में ज़ाहिर अटैक, डिकेड टूथ के ऊपर अटैक करे तो दांत में दोबारा जो खोया हुआ दर्द है वो दोबारा आ जाएगा। हमारा जॉ जो है वो ऑब्वियसली स्वेल कर जाएगा, जब टूथ में दर्द होता है स्वेलिंग वाली चीज़ें आती हैं, फिर वो टूथ ही डिके हो रहा है तो वो उसकी लूजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा जो गम होता है टूथ के साथ उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि क्रॉनिक चेंजेस हैं तो हमारा जो जॉ होता है वही तो मैंडिबल होता है, तो मैंडिबल की जो वो है वो स्क्विस्टर यानी कि पीछे को पिचकना शुरू हो जाएगी, अंदर की तरफ को गड़ना शुरू हो जाएगी, तो फॉसी जॉ, इसको हम बोलते हैं फॉसी जॉ। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रही है हमारे जॉ बोन की, और इसकी वजह से हमारे पास ना जॉ बोन के अंदर मल्टीपल ऐसी नालियां यानी साइनसेस से बन रहे हैं, और उन नालियों के अंदर कह लो कि पस पड़ी हुई है, ठीक है, फाउल स्मेलिंग सी पस होगी उन मल्टीपल साइनसेस में। उसके बाद क्योंकि ये क्रॉनिक चेंजेस है तो उसमें वेट लॉस और वीकनेस वगैरह जैसी चीज़ें तो होंगी, और अब चूंकि हमें पता है अनीमिया और आर्थ्राल्जियाज ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें होती हैं, तो अनीमिया और आर्थ्राल्जियाज भी डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद GIT सिम्टम्स जो कि पीछे हो रहे थे वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है, क्योंकि हम फ्यूम्स को इनहेल करें तो इनहेलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी पैसेजेस और ब्रोंकाइटिस वगैरह हमारे इरिटेटेड हो जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि अबॉर्टिफिसेंट था तो ये जॉन्डिस भी कॉज करेगा और मदर को
प्रेग्नेंट मदर का जो बेबी है वो अबॉर्ट भी हो जाएगा। अभी ये प्रिवेंटिव केयर यही है क्रॉनिक केसेस में कि आप अपनी ना सुपरविजन में जो हमारे पास जो देखना है, यानी कि वर्कर्स को ना तुमने पहले एजुकेट करना है कि अपने जो दांत है उनकी अच्छी सी ध्यान रखो कि कहीं उनके अंदर कोई अनहेल्दी चीज़ें तो नहीं आ रही, क्योंकि अनहेल्दी और जो चीज़ें होती हैं ना वो नेक्रोसिस को इनकरेज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक्सरे होता है दांतों का, उसको ओपीजी बोलते हैं, वो हमने करवाना है रिपीटेडली उन वर्कर्स का। उसके बाद ट्रीटमेंट में यही है कि एक्सपोजर से, क्रॉनिक केसेस में यही होता है कि एक्सपोजर खत्म कर दो पेशेंट का। उसके बाद यहाँ पर चूंकि ये दांतों से रिलेटेड है तो ओरल हाइजीन को अच्छा मेंटेन करो, नहीं तो हमारा जो सपोर्टिव फ्लोरा है वही हमारा टूथ डिके की वजह बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास सपोज के इतना खराब मसला हो गया कि हमारे पास बोन ही स्क्विस्टेड हो गई है, तो उसको सर्जिकली रिमूव ही करा दो। ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन करा दो। अब अगली है हमारे पास मेडिको लीगल में। एक्सीडेंटल केसेस इसलिए कॉमन है क्योंकि वर्कर्स ऑब्वियसली उनको एक्सीडेंटली कोई इनहेल कर ले या कुछ भी खा वगैरह ले। इसके अलावा जो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं वो पटाखे वगैरह जब देखते हैं तो उनका खाने का दिल करता है, हर चीज़ वो मुंह में डालते हैं, तो वो उसको ईट कर लें, तब एक्सीडेंटल हो सकता है। उसके बाद बताया कि रेयर पेस्ट, ये पेस्ट है, पेस्ट वगैरह या फिर जो चूहे मार दवाइयाँ होती थी ना उसमें येलो फॉस्फोरस होता था, तो इसको खुदकुशी का बेस्ट जरिया समझा जाता था। होमिसाइडल केसेस रेयर होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कलर्ड होता है ये दोनों पॉइजन, और इसकी स्मेल भी होती है, तो हम नहीं कह देते। इसलिए उसने बताया, ये पता नहीं क्या उन्होंने बात लिखी हुई है, आई डोंट नो, ये कोई डिकोड कर दे इंसान।